तेज बारिश के साथ जोरदार हवा चल रही थी। रात का मौसम था, जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी। गौरी वहीं से अपनी छत का पानी समेटने में लगी हुई थी। तभी वहां पर गौरी की माँ रीता आकर बोलती है। अरे गौरी बेटा, कब तक ऐसे ही खड़ी रहेगी? हम गरीबों के घर तो अक्सर ऐसे ही टपकते हैं। कोई बात नहीं माँ, आप और पिताजी मुँह हाथ धोकर खाना खा लो। जब तक बारिश नहीं रुकती मैं इसको समेट लूंगी। गौरी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके पिता बलराम वहां जाते। बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। जब से बारिश शुरू हुई है, कभी यहाँ कभी वहाँ, सब जगह पानी समेट रही हो। कैसे कहूँ इन लोगों से कि घर में इतना खाना ही नहीं है कि हम तीनों का पेट भर सके। माँ पिताजी, आप दोनों खाना खा लो। मैं जब तक बारिश नहीं होती यहाँ का पानी देख लेती हूँ। गौरी किसी तरह से अपने माता पिता को वहां से भेज देती है। गौरी के माता पिता दोनों चटाई बिछाकर लेट जाते हैं। तभी रीता अपने पति बलराम से बोलती है। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि गौरी के पीले हाथ कर देते। जानता हूँ रीता, मैंने एक दो जगह बात भी की है, पर वो तो धन ही इतना मांगते हैं, तू क्या बताऊँ। एक तो ये गरीबी और ऊपर से बेटी की विदाई। बड़ी ही कर्ज भरी जिंदगी है हमारी। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी गौरी की शादी एक बड़े घर में ही करूँगा। फिर दोनों गौरी के माता पिता सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है तो गौरी भी वहां पर आ जाती है। अपने माता पिता को सोता हुआ देखकर वो मन ही मन सोचती है। माँ पिताजी, जब तक मेरी इस घर से विदाई नहीं हो जाती मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर रहूंगी और आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। फिर गौरी भी अपना बिस्तर लगाकर सो जाती है। वक्त ऐसे ही तेजी से बीतता जाता। फिर एक शाम बलराम अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। गौरी को मिठाई खिलाते हुए बोलता है। अरे बेटा, मैंने एक जगह तेरे रिश्ते की बात की थी और उन्हें तू बहुत पसंद आई, इसीलिए तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अब मेरी विदाई हो जाएगी। माँ देखो ना, पिताजी ने तो मुझे विदा करने का निर्णय कर लिया। मेरी लाडो, ये तो खुशी की बात है। एक ना एक दिन तो बेटियों को विदा होना ही होता है। गौरी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और रीता भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी वो अपनी बेटी से बोल। मुझे पता है बेटा, तुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये तो दुनिया की रीत है, इसे बदला नहीं जा सकता। मैं भी तो तुम्हारे नाना के घर से तुम्हारे पापा का हाथ थामकर इस घर में आई हूँ। ऐसे ही तुम्हें भी किसी का हाथ थामना होगा और तुम्हें जाना ही होगा। माँ की बातें सुनकर वो गले लगकर रोने लगती है। कुछ दिनों बाद बलराम ने जो लड़का देखा था वो अपनी माँ के साथ गौरी को देखने के लिए आता है। उसकी माँ उनकी गरीबी को देखकर बहुत सड़ा सा मुंह बना लेती है। तभी रीता, गौरी को ले आओ। जी अभी लाती हूँ। तभी रीता गौरी को लेकर आती है। पीली साड़ी पहने हुए, सिर पर पल्ला लिए हुए। इतनी सुंदर लग रही थी कि लड़के को तो तुरंत पसंद आ जाती है। देखिए बहन जी, वैसे तो आपकी लड़की मुझे पसंद है, मगर आपकी लड़की मेरे लड़के से नीचे है। मेरा बेटा बहुत सुंदर है। तो अब आप समझ ही जाइए कि विदाई में लड़की के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। मगर हम गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि बेटी को भर भर के दहेज दे सके। मन भर के कहाँ मांगा है, वो तो तुम खुद को बेच दोगे तब भी नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी थोड़ा ही है। नहीं नहीं बहन जी, आप रिश्ता मत तोड़िए। हम करेंगे ना अपनी बेटी की विदाई, और वो भी सूखी बेटी को नहीं बल्कि पूरे दहेज के साथ विदा करेंगे। अपने पिता की हालत देखकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाती। थोड़ी बहुत देर बाद उसकी सास रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है और उसके पिता सिर पर हाथ रखकर गौरी से कहते हैं। तू किसी बात की चिंता मत कर बेटी, जब तक तेरा पिता तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी विदाई मैं बहुत धूमधाम के साथ करूँगा। पिताजी, मुझे नहीं होना है विदा यहाँ से। मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मुझे पता है आप भी मेरे बिना नहीं रह सकते। अरे पगली, ऐसी बात नहीं किया करते, तुझे जाना ही होगा। तो इतना कहकर बलराम बाहर निकल जाता है और वो जगह जगह अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जे पर पैसे मांगता है, लेकिन पूरे गांव में उसे कोई भी कर्जे पर पैसे देने को तैयार नहीं होता। परेशान होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
हे भगवान, तू कब तक मेरी परीक्षा लेगा? मेरी जवान बेटी की डोली घर से उठ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, कुछ तो ऐसा कर कि मुझे कहीं से कुछ पैसे मिल जाए और मैं अपनी बेटी की डोली को विदा कर दूँ। अपनी किस्मत पर शौक मनाकर बलराम खड़ा होकर घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, रीता, मैंने बहुत लोगों से कर्जा मांगा है, लेकिन कोई भी मुझे कर्जा देने को तैयार नहीं। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि ये घर बेच दे और धूमधाम से गौरी की शादी करें। बस हमारी गौरी की शादी हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ये मकान बेचकर उसकी शादी कर देंगे। हम तो भले ही रोड पर भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। दरवाजे के बाहर खड़ी हुई गौरी अपने माता पिता की सारी बातें सुनती है। उसे दुख होता है, वो अंदर अंदर रोती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बलराम अपना मकान कुछ पैसों में बेच देता है, जिससे वो अपनी बेटी के लिए कुछ आभूषण और साड़ी खरीद लेता है। शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और लड़के वाले बारात लेकर आ जाते हैं। पंडित फेरी डाल रहा है और लड़की की माँ उस दहेज को देख रही है और बोलती है, अरे भाई साहब, ये क्या दे रहे हो? ये तो इतना सही दहेज है, इसका क्या फ़ायदा? ये बताओ, इसके साथ कोई मोटी रकम दे रहे हो क्या? नहीं बहन जी, जो था बस यही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। क्या और कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। पंडित जी, तुम मंत्र बंद कर दो, ये शादी नहीं हो सकती। अरे हमने तो सोचा था कि गरीब घर की लड़की है, थोड़ा बहुत दहेज देकर हम इसको ले जाएंगे, लेकिन तुमने तो बिल्कुल हद ही कर दी। वही बात है ना, किसी की भलाई के बारे में सोचो तो कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं समझता। ये सब सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, अरे आपने तो बिल्कुल हद ही कर दी। अरे आप भी तो किसी की लड़की हैं। क्या आपने भी अपने पिताजी से ऐसे ही धन मांगा था? क्या आपके ससुर ने भी आपके पिताजी से ऐसे ही धन दौलत मांगी थी, जैसे कि तुम मेरे पिताजी से मांग रही हो? जैसे तुम किसी की बेटी हो, ऐसे मैं भी किसी की बेटी हूँ, और माँ बाप को इतना नहीं सताना चाहिए। तुम तो मेरा मोल भाव कर रही हो कि मैं कितने मोल में तुम्हारे घर रह सकती हूँ और कितने में नहीं। अरे गौरी, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं अपनी माँ के कहने से तुमसे रिश्ता तोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें शादी करके अपने साथ लेकर जाऊंगा। माँ जी, पिताजी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम मेरी माँ को माफ़ कर दो और मैं ये शादी करके ही यहाँ से जाऊंगा। पंडित जी, तुम जल्दी से हमारे फेरे डलवाओ। फिर पंडित जी पूरे विधि विधान से उन दोनों की शादी करवाते हैं और लड़के की माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिससे कि वो सबसे माफ़ी मांगती है और गौरी की डोली उठ जाती है और गौरी की अच्छे से शादी